बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की क्लास है बोह्रस एटॉमिक मॉडल। नील बोर रदरफोर्ड का स्टूडेंट था। इसने रदरफोर्ड से पोस्ट डॉक की थी, पोस्ट डॉक्टरेट। पीएचडी के बाद होती है पोस्ट डॉक्टरेट। बेटा, आपकी बुक में एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि बोर एटॉमिक मॉडल इज कंसिस्टेंट टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसका मतलब यह है कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की तरह ही है। हकीकत में बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को ही आगे चलाया था। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था उस पर कुछ ऑब्जेक्शन लगे थे, उस पर कुछ एतराजात उठाए गए थे और उन्हें हम लोगों ने डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का नाम दिया था। रदरफोर्ड खुद तो उन डिफेक्ट्स का जवाब नहीं दे सका था, लेकिन उसके स्टूडेंट बोहर ने उसी के एटॉमिक मॉडल को थोड़ा सा एडवांस करके एक्सप्लेन किया और जितने भी एतराजात उठाए गए थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के, उनको रिमूव किया, उनको दूर कर दिया। मैं चाहता हूं कि बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर लें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को और उसके जो डिफेक्ट्स थे उनको, ताकि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। बेटा, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड थिन फॉयल एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट की बेस पर उसने कहा था कि एटम के दो पार्ट्स होते हैं। एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे उसने नाम दिया था न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस की खूबियां ये थी कि वो साइज में बहुत छोटा होता है। एटम का सारा मैस, सारे का सारा वजन न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में मौजूद होता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी की वजह से पूरे न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये तो एक पार्ट हो गया उसके हिसाब से एटम का। उसके हिसाब से एटम का दूसरा पार्ट ऑर्बिट होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। जैसे ये एक सर्कुलर पाथ है, इसमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। उसने कहा ये सर्कुलर पाथ होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। बेटा, ये थी सारी की सारी टोटल कहानी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। अब इसमें ये जो न्यूक्लियस की बात उसने की थी ना, ये पूरी दुनिया ने मान ली थी। पूरी दुनिया ने इसने जो न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर बताया था वो एक्सेप्ट कर लिया था। एतराजात उठाए गए थे सिर्फ और सिर्फ ये जो सर्कुलर ऑर्बिट हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इन पर। ये एतराजात कौन कौन से थे और किस बेस पर उठाए गए थे? बेटा, क्लासिकल फिजिक्स, जिसे आप लोग मैकेनिक्स भी कहते हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स की एक थ्योरी है जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रेडिएशन। वो थ्योरी ये कहती है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, उससे रोशनी खारिज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो साइंटिस्ट ने उसी थ्योरी को बेस बनाकर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर ऑब्जेक्शन लगाए थे। साइंटिस्ट ने कहा इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और रदरफोर्ड से कहा कि आप कह रहे हैं कि ये चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अब क्लासिकल फिजिक्स यानी थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक इसे कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। अब अगर ये कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज करेगा तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। और याद रखें, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है तो वो न्यूक्लियस के नजदीक आ रहा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक के एरिया में वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है और जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को फिर किस तरीके से मूव करना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन जैसे थोड़ा सा आगे आएगा एनर्जी रिलीज करेगा, जब एनर्जी रिलीज करेगा थोड़ा सा न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा, यानी यहां आ जाएगा। फिर जब आगे और चलेगा एनर्जी और रिलीज करेगा, फिर न्यूक्लियस के और नजदीक आ जाएगा। ठीक है, करते 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 ये न्यूक्लियस के नजदीक आता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। एटम क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। साइंटिस्ट ने रदरफोर्ड को कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो फिर ये वाला प्रोसेस होना चाहिए, उसको न्यूक्लियस के साथ टकरा जाना चाहिए, एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका मतलब आपकी बात ठीक नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्शन जो था वो ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो उसको कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, और अगर ये कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज करे
तो एटम का स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन जब एटम का एक्सपेरिमेंट के जरिए स्पेक्ट्रम मालूम करते हैं तो पता चलता है कि वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम है। अब ये बात थोड़ी सी समझ लेते हैं। बेटा कंटिन्यूस एनर्जी का क्या मतलब है? बेटा एनर्जी जो होती है उसको हम लोग 4 पैरामीटर से डिस्क्राइब करते हैं। एक एनर्जी, दूसरा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को म्यू से ज़ाहिर करते हैं, तीसरा वेव नंबर म्यू बार, चौथी वेव लेंथ लैम्डा। बेटा जरा देखें, इसको मैंने 1 लिख दिया। क्या मतलब है? अगर वेव लेंथ ज्यादा होगी तो वेव नंबर कम होगा, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, एनर्जी भी कम होगी। लेकिन अगर बेटा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो कौन सी चीज, एनर्जी भी ज्यादा होगी। वेव नंबर ज्यादा होगा तब एनर्जी ज्यादा होगी। देखें इनके ऊपर अपॉन नहीं लिखा, अपॉन नहीं लिखा तो क्या मतलब, ये सारी चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली है। इनवर्सली का क्या मतलब है? अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये कम हो जाएंगी और अगर ये कम होगी तो ये बढ़ जाएंगी। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है। क्या मतलब, ये अगर बढ़ेगी तो ये दूसरी वैल्यू बढ़ जाएंगी, ये भी बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अब एनर्जी की अपनी एक वेवलेंथ होती है, हर एनर्जी की अपनी वेवलेंथ होती है। अब अगर एटम कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज कर रहा है, कंटिन्यूस एनर्जी क्या मतलब, अगर वो 400 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो कौन सी करेगा, 401, फिर 402, फिर 403, करते 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 एक खास लिमिट, जैसे हम लोग कह देते हैं 500 नैनोमीटर तक पहुंच जाता है। बीच में कोई वेवलेंथ मिसिंग नहीं है। अगर इनिशियल वेवलेंथ और फाइनल वेवलेंथ, इन दोनों के दरमियान में सारी वेवलेंथ मौजूद हो, कोई वेवलेंथ मिसिंग ना हो, तो इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस एनर्जी। और बेटा अगर इस तरीके से एनर्जी रिलीज हो रही है, जैसे 400 नैनोमीटर की एनर्जी रिलीज हो रही है, फिर बीच में बहुत सारी वेवलेंथ मिस हैं, फिर 410 नैनोमीटर, फिर 420, फिर 450, फिर 465, फिर 470 और फिर 500 नैनोमीटर वाली वेव। अब जरा देखें ना, इनिशियल और फाइनल के दरमियान में बहुत सारी वेवलेंथ मिसिंग है। जब वेवलेंथ बीच में मिस होती हैं तो उस एनर्जी को बोलते हैं अनकंटिन्यूस एनर्जी। साइंटिस्ट ने यह कहा कि अगर आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो उसको थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक कंटिन्यूस एनर्जी यानी इस तरह की एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। अब अगर इस तरह की ये एनर्जी रिलीज कर रहा है और बेटा यहां पर हम लोग रख देते हैं प्रिज्म रख देते हैं, ठीक है, ये प्रिज्म गिलास का एक पीस होता है, इस तरीके से प्रिज्म रख देते हैं। और ये प्रिज्म से जब लाइट पास होती है, पहले तो ये सारी वेवलेंथ कंटिन्यूस लाइट की क्या होंगी, मिक्स होकर आ रही होंगी, लेकिन प्रिज्म से जब गुजरती है तो प्रिज्म इनको मोड़ देता है। सबसे जो कम वेवलेंथ वाली लाइट होती है ना, वो सबसे ज्यादा मुड़ती है। क्या मतलब, 400 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ यहां मुड़ जाएगी। यहां पर अगर यहां पर हम एक कागज का टुकड़ा रख देंगे तो उसके ऊपर ये एक लाइट की ये एक लाइन सी पड़ जाएगी। ये कौन सी हो गई, 400 नैनोमीटर वाली। अब उसके बाद 401 है तो वो कहां पर आएगी, वो बिल्कुल इसके ऊपर, कोई बीच में जगह मिसिंग नहीं होगी। फिर कौन सी हो जाएगी, 402, कोई जगह खाली नहीं होगी। फिर और थोड़ी सी कम उड़ेगी, कौन सी, 403, फिर 404, बीच में कोई लाइट मिसिंग नहीं होगी। यहां तक अगर लाइट्स चली जाएंगी यहां तक तो बैंड बन जाएगा मुख्तलिफ लाइट का, जिनका कलर मुख्तलिफ होगा, जिनकी वेवलेंथ मुख्तलिफ होगी। और बेटा बीच में कोई डार्क पॉइंट नहीं होगा, कहीं अंधेरा नहीं होगा, हर जगह पर रोशनी होगी। ये कौन सा स्पेक्ट्रम कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये जो बैंड से बनता है ना, जो पट्टी से बनती है, ये कौन सी कहलाती है, कॉन्टिन्यूस। अब जैसे देखें यहां पर एक और कलर आप शुरू हो जाएगा। अब बेटा ये स्पेक्ट्रम आपको नजर आ रहा है, इसमें मुख्तलिफ कलर हैं। मेरे पास 3 कलर की मार्कर थे, मैंने 3 कलर बना दिए, वैसे अदरवाइज सारे कलर मुख्तलिफ होते हैं। तो ये कौन सा, कॉन्टिन्यूस, यानी बीच में कहीं जगह खाली नहीं है। वजह क्या थी कि सारी वेवलेंथ मौजूद थी, इस वजह से कहीं भी कोई जगह खाली नहीं है। कंटिन्यूस एनर्जी थी, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बना। लेकिन बेटा अगर इस लाइट को, अनकंटिन्यूस एनर्जी को, अनकंटिन्यूस लाइट को प्रिज्म में से पास करवाएं, ये प्रिज्म है। किसी दिन इंशाल्लाह प्रिज्म आपको दिखा भी देंगे, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा। अगर देखें ये अगर वेवलेंथ है ना, बहुत सारी ये वेवलेंथ है, ये जब इसके अंदर दाखिल होगी उसके बाद ये मोड़ेगा। सबसे नीचे कौन सी वेवलेंथ जाएगी जो सबसे ज़्यादा मुड़ेगी, 401 वाली। तो यहाँ से ये 401 वाली यहाँ चली जाएगी, 401। फिर उसके बाद 410, 401, 402, 403, ये सारी जगह मिसिंग होगी। फिर यहाँ पर पता है कौन सी लाइट आ जाएगी, यहाँ से ये लाइट यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली कौन सी, 410।
फिर 420 वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी, फिर 450 वाली यहाँ आ जाएगी, फिर 465 वाली जो है वो यहाँ आ जाएगी, फिर 470 वाली यहाँ कहीं जाकर बनेगी, यहाँ पर, फिर 500 वाली यहाँ कहीं जाकर बनेगी। तो अब जरा देखें, ये वाला जो स्पेक्ट्रम बना है ना, ये वाला जो बैंड सा बना है, ये वाला बैंड, इसके अंदर बहुत सारी जगह खाली हैं, यहाँ अंधेरा होगा, तो लाइनें सी बनी है स्पेक्ट्रम की। तो ये वाला जो स्पेक्ट्रम है, ये क्या कहलाता है? लाइन स्पेक्ट्रम। कौन सा कहलाता है? लाइन स्पेक्ट्रम। अब इतराज क्या लगाया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, उसको कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करनी चाहिए, और एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, इसका मतलब वो कंटिन्यूस एनर्जी इमिट नहीं कर रहा। अब साइंटिस्ट ने रदरफोर्ड से कहा कि भाई तुम्हारे मॉडल के मुताबिक तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन स्पेक्ट्रम कौन सा बन रहा है? लाइन स्पेक्ट्रम, लिहाजा तुम्हारा मॉडल ठीक नहीं है। अब बेटा रदरफोर्ड इनके जवाब नहीं दे सका था। अब आगे इसी मॉडल को चलाया किसने? बोहर ने। बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में न्यूक्लियस की कोई बात नहीं की थी, उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात की थी। बोहर की थ्योरी के बच्चों 6 पास्टुलेट हैं। कितने पास्टुलेट्स हैं? 6 पास्टुलेट्स, पॉइंट्स जिन्हें कहते हैं पास्टुलेट्स। सबसे पहला पास्टुलेट, सबसे पहली बात जो बोहर ने एटम के बारे में कही थी, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन किस में मूव करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। उसने कहा सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। और उसने एक और बात की कि ये जो ऑर्बिट होते हैं ना, इनकी खूबी ये होती है कि इनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है इन ऑर्बिट की, फिक्स्ड एनर्जी। और बच्चों अगली बात जो उसने कही है कि इनकी चूंकि एनर्जी फिक्स्ड होती है, इस वजह से इन्हीं ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्बिट का दूसरा नाम शेल है, और इसका नाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है, वो भी आपको आगे बताएंगे कि इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कहते हैं। और इनका एक और नाम है एनर्जी लेवल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऑर्बिट होते हैं उनको एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं? तो आपने क्या जवाब देना है कि हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, इस वजह से दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज एनर्जी लेवल। अच्छा, एक और बात भी याद रखें, जितनी एनर्जी ऑर्बिट की होगी उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की भी होगी जो उस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा। अब दूसरी बात जो उसने कही है, दूसरी बात उसने ये कही है कि ऑर्बिट की एनर्जी न्यूक्लियस से डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट is directly proportional to the distance from the nucleus। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मतलब है कि अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगी, ये कम होगी तो ये भी कम हो जाएगी। यानी जरा देखें ना कि अगर मैं यहां पर ये बात करता हूं, यहां पर ये मैं बना देता हूं, यहां पर अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट नंबर 1, ये ऑर्बिट नंबर 2, ये ऑर्बिट नंबर 3 है। इस ऑर्बिट को मैं कह देता हूं N1, N2, N3। मुझे बताएं कौन सा ये 1, 2, 3 कौन सा ऐसा ऑर्बिट होगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से देखे ना सबसे ज्यादा है, इसका डिस्टेंस आखिर वाले का, थर्ड वाले का, न्यूक्लियस से डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। फिर इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और ये चूंकि इसका फासला सबसे कम है तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। अब तीसरी जो बात की थी उसने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, कि एक इलेक्ट्रॉन जब तक एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है ना, एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करता रहता है, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। क्या मतलब? वो एनर्जी रिलीज नहीं करता। इलेक्ट्रॉन, ये ई ऊपर माइनस, ये मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहा हूं, आप लोगों ने इस तरह नहीं लिखना, आप लोगों ने पूरा लफ्ज इलेक्ट्रॉन लिखना। प्रेजेंट in a particular orbit, in a particular orbit, एक खास ऑर्बिट में जब तक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, does not radiate, does not radiate, रेडिएट का मतलब क्या होता है? खारिज करता है, रेडिएट एनर्जी, या आप इसकी जगह लाइट भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जब तक एक खास ऑर्बिट में रहेगा एनर्जी रेडिएट नहीं करता। यानी इसके लिए मुझे अब यहां पर एक और
एटम का मॉडल बनाना पड़ेगा। ये हो गया बच्चों न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट नंबर 1, ये हो गया ऑर्बिट नंबर 2 और ये हो गया ऑर्बिट नंबर 3। ठीक है जी। अब उसने कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, हम सपोज कर लेते हैं इस पार्टिकुलर ऑर्बिट में वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा ना, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। बेटा ये वो वाला पॉइंट था जिसने फिजिक्स को चेंज करके रख दिया। जो पहले फिजिक्स थी, जो क्लासिकल फिजिक्स थी, वो फिजिक्स क्या कहती थी, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब यहां पर इसने क्या बात की कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, मूव भी कर रहा है, लेकिन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा जब तक एक ही ऑर्बिट में रहे। तो यहां से क्या बात पता चलती है, यहां से बात यह पता चलती है कि जो क्लासिकल फिजिक्स है, जो मैकेनिक्स है, उसके जो रूल्स हैं, उसकी जो थ्योरीज हैं, वो एटॉमिक लेवल पर अप्लाई नहीं होती। यहां से बेटा एक नई फिजिक्स की बुनियाद रखी गई जिसे कहते हैं क्वांटम फिजिक्स, जिसमें एटम को स्टडी किया जाता है। आप जरा देखें ना, ये अगली बात भी हमें बता रहा है, यही पॉइंट। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझे ना। ये पॉइंट क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक खास ऑर्बिट में घूमता रहेगा उस वक्त तक एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब या रिलीज करेगा, लेकिन किस वक्त करेगा। जाहिर सी बात है, ये शर्त हटा दें पार्टिकुलर ऑर्बिट वाली, जब वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर इस ऑर्बिट में आ जाए या इस ऑर्बिट में चला जाए, तो एनर्जी क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। अब किस वक्त अब्जॉर्ब करेगा, किस वक्त रिलीज करेगा, चलें थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। बेटा अभी हम लोगों ने यहां पर ये पढ़ा है ना, दूसरा पॉइंट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। इस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम, इसकी ज्यादा, इसकी और ज्यादा होगी। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी है, इसको हम लोग कह देते हैं E1, कितनी है, 100 जूल, 100 जूल है। और इसकी एनर्जी कितनी है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं E2, कितनी है, 300 जूल, 300 जूल है। और इसकी जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी, उसको हम लोग कोई 450 का नाम दे देते हैं। अब बच्चों बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है, यहां से यहां आता है, अब बताएं जब वो यहां था उसकी एनर्जी कितनी थी। जाहिर सी बात है, ऑर्बिट की एनर्जी 300 जूल थी, इसकी भी एनर्जी 300 जूल होगी। जब यहां आएगा कितनी हो जाएगी, 100 जूल, क्योंकि ऑर्बिट की एनर्जी 100 जूल है। तो पहले एनर्जी थी 300, यहां आएगा 100। क्या मतलब, बढ़ी है या कम हुई है, कम हुई है। कम किस वक्त होती है, जब एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन अगर इसका उल्ट हो जाए, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए, तो फिर क्या करेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। यहाँ 100 होगी, यहाँ 300 हो जाएगी। क्या मतलब, अब्जॉर्ब करेगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से ज़ाहिर कर दे सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज। रिलीज के लिए जरा देखिए ना, मैंने एरो बाहर की जानिब लगा दिया। क्या मतलब, एनर्जी बाहर जा रही है। लेकिन अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर की जानिब जाएगा, यहाँ जाएगा, तो फिर क्या मतलब, बाहर से इसकी तरफ आ रही है। क्या मतलब, एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, अब्जॉर्ब। और ये क्या हो रही है, रेडिएट, रिलीज, इमिट। तो क्या लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from an orbit of higher energy to an orbit of lower energy, it releases energy, it releases energy, and vice versa, vice वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब है, इसका अपोजिट। ये जो पूरी ऊपर बात लिखी है ना, यहां से पहले पहले पूरी ये जो बात लिखी है यहां तक, इस सारे का अपोजिट। अब हम इस पूरी बात को दोबारा लिख भी सकते थे इसी का अपोजिट करके कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी टू एन ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी इट अब्जॉर्ब एनर्जी। लेकिन हमने सिर्फ क्या लिख दिया, वाइस वर्सा, यानी इस पूरे का अपोजिट। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अगली बात बच्चों कि कितनी अब्जॉर्ब करेगा, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा।
जो अगला पॉइंट है। अब बेटा मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन जहां से जहां आ रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। यहां पर उसकी एनर्जी कितनी थी 300 जूल, कितनी थी 300 जूल। यहां पर आएगा कितनी हो जाएगी 100 जूल। 300 से 100 हो गई, क्या मतलब कितनी कम हुई 200। ये 200 कैसे आया, इस 300 में से हम लोगों ने ये 100 क्या कर दिया माइनस कर दिया तो 200 आ गया। ये 300 क्या था E2 और 100 क्या है E1, क्या मतलब E2 से E1 माइनस कर दें तो जितनी एनर्जी बनेगी वो एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी, और उसको हम लोग कहते हैं डेल्टा ई, डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी। डेल्टा का मतलब क्या होता है डिफरेंस, दो ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस। E2 एक ऑर्बिट की एनर्जी है, E1 दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन absorbs or releases energy equal to energy difference between two orbits, दो ऑर्बिट्स के दरमियान। यानी दैट इज का मतलब यह है कि ये जो पूरी बात है इसका मतलब क्या है, आई ई कहते हैं दैट इज को, और इसका मतलब क्या होता है, यानी जो जितनी बात लिखी ना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है डेल्टा ई किसके इक्वल होगा E2 माइनस E1 के। अब बच्चों अगली जो बात है, जो छठा पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन हर जगह पे नहीं घूमता, हर जगह पे ऑर्बिट नहीं होता कि हम कहें जनाब यहाँ भी ऑर्बिट होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह पे ऑर्बिट होगा, ऐसा नहीं है। ऑर्बिट खास जगहों पर होते हैं। कौन सी खास जगहों पर होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑफ h/2 पाई के, ऑफ h/2 पाई के। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स only in those orbits where its angular momentum is integral मल्टीपल h/2 पाई। h जो है यहां पर ये कहलाता है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है ना बेटा वो होती है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। और पाई तो आप लोग जानते हैं मैथमेटिकल एक वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है 3.14। असल में मैक्स प्लांक एक जर्मन साइंटिस्ट था, इसने रोशनी के बारे में एक थ्योरी पेश की थी जिसे कहते हैं क्वांटम थ्योरी। उसने कहा था कि ये जो रोशनी होती है ना ये पैकेट की शक्ल में होती है जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहते हैं, और बोहर के एटॉमिक मॉडल की बेस यही प्लांक क्वांटम थ्योरी है बेटा, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड अपॉन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अब बच्चों ये वाला पॉइंट जरा समझना है, ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये बताता है कि ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों होता है एटम का, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं होता। बच्चों बात ये है कि ये जो मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम ये क्या होती है, इसे हम लोग सिंपल वर्ड में कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन, हरकत की मिकदार। बेटा ये इसको हम लोग ज़ाहिर करते हैं पी से, पी स्मॉल पी से, और इसका फार्मूला होता है मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या मतलब स्पीड। अब बच्चों बात ये है कि अगर किसी चीज की मैस कम हो और वेलोसिटी भी कम हो तो जाहिर सी बात है मैस और वेलोसिटी दोनों कम है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम भी क्या आएगा कम आएगा। लेकिन अगर मैस कम है और वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो मैस कम भी है तो ज्यादा वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा ज्यादा, और अगर वेलोसिटी कम है और मैस बहुत ज्यादा है तब भी मोमेंटम क्या आएगा ज्यादा आएगा। अब मुझे बताए ना, जो गोली होती है बुलेट, बंदूक से जो गोली निकलती है उसकी मैस तो उसका वजन तो बहुत थोड़ा सा होता है लेकिन उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारी चीज़ों को वो पार कर जाती है। उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन क्यों ज़्यादा होती है, उसको मोमेंटम क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे अगर आप हाथ से गोली किसी को मारे ना तो अगला कैच भी कर लेगा, उसको रोक लेगा। वजह क्या थी कि उसको मोमेंटम, उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा नहीं थी।
बेटा एक बहुत बड़ी चढ़ाई है और उसके ऊपर बच्चों वाली छोटी सी साइकिल पड़ी हुई है और वो नीचे खुद ब खुद लढ़कना शुरू कर देती है। क्या मतलब, जैसे हम लोग पंजाबी में कहते हैं रेड़ना शुरू कर देती है, आपकी तरफ आ रही है, तो आप क्या करेंगे, एक हाथ से उसे रोक लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका मैस भी कम है, उसकी वेलोसिटी भी कम है। लेकिन अगर उसी वेलोसिटी से, उससे स्लो भी, उसी पहाड़ी से ट्रक नीचे की जाने लड़कना शुरू कर दे ड्राइवर के बगैर, आप स्लो स्लो रहा है, लेकिन अगर आप उसको हाथ से रोकना चाहें तो रोक सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम है लेकिन उसका मैस ज्यादा है, तो लिहाजा उसकी जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, उसकी जो हरकत करने की मिकदार है, यानी उसका जो मोमेंटम है वो ज्यादा है, आप उसको नहीं रोक सकते। ये तो बेटा जो मोमेंटम होता है ना, ये लीनियर मोमेंटम कहलाता है, जब कोई चीज सीधे रास्ते पर मूव कर रही होती है। इलेक्ट्रॉन तो दायरे में मूव कर रहा होता है ना, जब कोई चीज दायरे में मूव कर रही होती है तो उसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, और उसको हम लोग स्मॉल एल से जाहिर करते हैं। और वो किसके इक्वल होता है? यही मोमेंटम यानी एम वी, और जिस दायरे में घूम रहा है ना, उस दायरे का ये जो रेडियस होता है, ये वाला जो रेडियस होता है, रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम वी आर। अब ये कहा है बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहां मूव कर सकते हैं, ऑर्बिट वहां हो सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एम वी आर किसके इक्वल होगा? इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल का क्या मतलब होता है? नंबर, होल नंबर 1 2 3 4, 1 मल्टीपल किस चीज के? h/2 पाई के। या वो किसके इक्वल हो जाए? 1 की बजाय दूसरा इंटीग्रल कौन सा है? 2 मल्टीप्लाई h/2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। या फिर कौन सा हो सकता है? 3h/2 पाई। अगर बेटा मैं इसको सोल्व करूंगा, h की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, पाई की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, तो पता है क्या आंसर आता है? 1.0557 आता है, लेकिन मैं इसको 6 कर देता हूं, एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। और अगर ये निकालूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2.12 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। और अगर और आगे लेकर चलूंगा, 3 यहां लिखूंगा तो ये हो जाएगा 3.18 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन हर जगह पे मूव नहीं करेगा, उस जगह पर मूव करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी उसका मैस, वेलोसिटी और रेडियस को मल्टीप्लाई करें तो आंसर यह आए। अगर आंसर इससे कम या ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अपने रेडियस को कम बेश करेगा, आगे पीछे करेगा, या अंदर आएगा या बाहर जाएगा, ताकि आंसर इसके बराबर आ जाए या इसके बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए। यानी पहले ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम इतना होगा यहां पर। अब दूसरा वो पता है कहां पर बनेगा? जब यहां पर ये वाला आंसर आ जाए, एंगुलर मोमेंटम उससे तकरीबन डबल इतने फासले पर, बीच में यहां पर कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहां कोई ऑर्बिट नहीं होगा। तीसरा, फिर जब यहां पर ये वाला एंगुलर मोमेंटम हो जाए, यानी इससे 3 गुना ज्यादा फासले पर, जितना ये फासला है उससे 3 गुना ज्यादा फासले पर, 3 से मल्टीप्लाई किया तब ये आंसर आया, जहां दरमियान में कोई ऑर्बिट नहीं होगा। अब बेटा ऐसा होने से क्या होता क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो उसकी खास एनर्जी है, यहां पर है तो खास एनर्जी, यहां पर है तो खास एनर्जी है। क्या मतलब? हर एक की वेवलेंथ अपनी अलग अलग है। अगर यहां पर है एनर्जी कम है, क्या मतलब? वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। मैंने बताया था ना कि वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। यहां पर एनर्जी कम है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। सपोज करें कि यहां पर वेवलेंथ कितनी है? वेवलेंथ है 800 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर। यहां पर वेवलेंथ होगी कितनी? 500 नैनोमीटर। यहां होगी कितनी? 300 नैनोमीटर। अब इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रिलीज करेगा जरा देखो बच्चों। बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है और यहां से यहां जाता है तो बताएं कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 300 नैनोमीटर और 500 नैनोमीटर कितना फर्क है? 200 नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर यहां पर ये मैं लिख रहा हूं, 200 नैनोमीटर एनर्जी रिलीज करेगा, 200 नैनोमीटर। अब अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाता है तो कितनी? 300 से 800, क्या मतलब? 500 नैनोमीटर वाली एनर्जी रिलीज करेगा। अगर यहां से यहां जाता है 500 से 800, क्या मतलब कितनी? 300 नैनोमीटर वाली एनर्जी रिलीज करेगा। इसके अलावा और कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। तो क्या मतलब? ये कंटिन्यूस लाइट हो गई। अगर मैं इसको अरेंज कर दूं तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा 200 नैनोमीटर जो सबसे कम है, फिर 300, फिर कौन सी? 500। तो क्या ये कंटिन्यूस एनर्जी है? ये कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस तो वो होती कि 200 और 500 के दरमियान जितनी भी वेवलेंथ है, 201, 202, 203, सारी वेवलेंथ मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर चंद एक वेवलेंथ मौजूद है। तो इसका मतलब ये कौन सी एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा? इलेक्ट्रॉन का मतलब पूरा एटम जो खारिज करेगा। इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है तो वही एनर्जी एटम भी खारिज कर रहा है। तो कौन सी एनर्जी होगी? अनकंटिन्यूस। और अनकंटिन्यूस एनर्जी का जब स्पेक्ट्रम होगा तो कौन सा बनेगा? लाइन स्पेक्ट्रम। तो बात समझ में आ गई कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है। तो बच्चों ये था ओवरऑल
बोहर एटॉमिक मॉडल। अब हम लोग इसके डिफेक्ट्स पढ़ लेते हैं। इसके भी कुछ डिफेक्ट्स थे। आपकी बुक में तो इसके एक डिफेक्ट्स लिखा हुआ है, लेकिन जब पेपर में पूछा जाएगा तो एक डिफेक्ट्स आपने नहीं लिखना। मैं आपको इसके 4-5 डिफेक्ट्स बता देता हूं। अब आपको जो आसान लगे आप उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब बेटा ये 5 इसके डिफेक्ट्स थे। सबसे पहला डिफेक्ट क्या था? इसके हिसाब से एटम का स्ट्रक्चर सिर्फ 2D है, 2 डायमेंशनल है। क्या मतलब है? एटम की इस तरीके से लंबाई भी है और इस तरीके से ऊंचाई भी है, या चौड़ाई आप इसे कहते हैं। एटम की मोटाई नहीं है। हालांकि एटम स्फेरिकल गेंद की शक्ल का होता है, उसकी इस तरीके से लंबाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, इस तरीके से मोटाई भी होगी। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करता, सिर्फ 2 डायमेंशनल एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। और इसके बाद जो बड़ी खामी है वो ये है, एक्सप्लेन ओनली मोनो इलेक्ट्रॉनिक। मोनो का क्या मतलब होता है? मोनो का मतलब होता है एक, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन, यानी सिर्फ उन एटम को एक्सप्लेन करता है जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम के अंदर 2 होते हैं, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो एक बच जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन हीलियम का निकाल देंगे तो उस पर +1 चार्ज आ जाएगा, तो He+। He+ का क्या मतलब है? हीलियम का पॉजिटिव आयन है जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, मोनो इलेक्ट्रॉनिक बन जाएगा। तो उस जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +2 चार्ज आ जाएगा उस पर। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 निकाल दें तो वो भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक बन जाएगा, जब 3 निकालेंगे तो +3 चार्ज आ जाएगा। तो सिर्फ इनको एक्सप्लेन करता है। इवन ये कि अगर हीलियम के एटम को भी एक्सप्लेन नहीं करता, यानी आयन को एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक्सप्लेन करता है। 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एक्सप्लेन नहीं करता। बाकी इसके अंदर भी पूरे 3 इलेक्ट्रॉन हो तो इसको एक्सप्लेन नहीं करता। इसके अंदर पूरे 4 हो तो इलेक्ट्रॉन इसको एक्सप्लेन, इसके अंदर पूरे 4 हो तब भी इसको एक्सप्लेन नहीं करता। अच्छा, उसके अलावा बेटा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके बाद आपने पढ़ना है, आपके कोर्स में है वो, ये उसको एक्सप्लेन नहीं करता। बल्कि अगर मुझसे पूछें तो मैं तो ये कहूंगा कि ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ना, ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। ये तो इसने तो फिक्स्ड पाथ बता दिया है ना कि इलेक्ट्रॉन का ये रास्ता है। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हुए यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा। जबकि ये पता है क्या कहता है हेजनबर्ग? हेजनबर्ग ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का पाथ आप नहीं मालूम कर सकते कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है। इस वक्त यहां पर है ना, तो हो सकता है उसके बाद वो यहां चला जाए, यहां से ये यहां चला जाए, फिर यहां चला जाए, फिर यहां चला जाए, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, यहां इस तरफ को आ सकता है, पीछे की जाने जा सकता है, यानी 3 स्पेस में मूव कर सकते हैं किसी जगह, एक खास जगह पर। लेकिन इसने तो पाथ बता दिया है कि सर्कुलर ऑर्बिट इसका पाथ है, वहां पर मूव करता है। तो ये इस चीज को हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं करता। उसके बाद इट डज नॉट एक्सप्लेन द ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है बेटा? ये एटम का स्ट्रक्चर है। एटम अगर इस हालत में होगा तो बस जस्ट ये वाली एनर्जी रिलीज करेगा और ये इसका स्पेक्ट्रम इस तरह का बनेगा। स्पेक्ट्रम ये वाली एक लाइन बनेगी 200 नैनोमीटर वाली, ये कौन सी बन जाएगी 300 वाली, और ये कौन सी बन जाएगी 500 वाली लाइन बन जाएगी। 3 लाइनें बनेगी। लेकिन अगर आप इसके इस तरफ को मैग्नेट रख दें, इस तरफ को भी मैग्नेट रख दें, यानी इस तरफ को मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इस तरफ को मैग्नेट का साउथ पोल, तो दरमियान वाला जो एरिया होगा ना, 2 मैग्नेट के जो अपोजिट पोल होते हैं ना, उनके दरमियान वाला जो एरिया होता है मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। वहां पर आप एटम को रखते हैं और फिर आप स्पेक्ट्रम नोट करें तो आपको एक बात नजर आएगी कि ये वाली लाइन जहां एक 3, अब इसकी जगह पर 3 लाइनें नजर आ रही हैं, 3 लाइनें, इसकी जगह पर भी 2-3 लाइनें नजर आ रही होंगी, इसकी जगह पर भी 3-4 लाइनें नजर आ रही होंगी। क्या मतलब? ये वाले ऑर्बिट भी फिर स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता। ये वाला इफेक्ट क्या कहलाता है? ज़ीमैन इफेक्ट कहलाता है। और स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट भी इसी तरह का होता है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बजाय अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हैं तो उस वक्त जो इफेक्ट होता है उसमें भी फिर इस तरीके से लाइन स्प्लिट हो जाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि अगर यहां पर आप एक मेटल की शीट रख दें, जैसे एक पतरी सी है ना मेटल की, वो रख दें या रॉड सा रख दें, इधर भी रख दें, और दोनों को बैटरी के अपोजिट टर्मिनल के साथ, बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक को पॉजिटिव के साथ, जैसे यहाँ पर ये मैंने रखा, इसको मैंने इसके साथ मैंने तार बांधी तांबे की और वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, इस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इधर मैंने एक और ये रॉड रख दिया, इसको मैंने क्या किया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, तो ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, इनके दरमियान वाला जितना भी एरिया होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब एटम रखा होगा उस वक्त जब आप उसका स्पेक्ट्रम नोट करेंगे तो नॉर्मल हालात से कुछ मुख्तलिफ आएगा। ये वाला क्या कहलाता है? स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। तो ये बोहर मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं करता कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों, अब आप लोगों ने टॉपिक तो सारा समझ लिया है। अब चलते हैं स्क्रीन पर, इसके नोट्स आप लोग एक दफ़ा देख लें अगर ज़रूरत है तो। और वहाँ पर मैं नोट्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वजह यह है कि यहाँ पर सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो बच्चों, ये रहे आपके नोट्स बोहर एटॉमिक मॉडल के। आप लोगों ने वीडियो को रोक रोक कर इन्हें लिख लेना है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है।
जो वर्ड मैंने ब्लू मार्कर से लिखी हैं आप लोगों ने भी उनको ब्लू मार्कर से लिखना है, ये हाईलाइट कर देने हैं और इसका बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और ये रहे डिफेक्ट्स इन बोहर एटॉमिक मॉडल। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अल्लाह हाफिज।